Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 16th of July 2024. First of all, we're talking about new emission norms to push automakers into electric lane. तो ऑटोमेकर्स जो हैं उनको पुश करने की बात हो रही है टू अडॉप्ट एंड टू मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वो कैसे होगा? क्योंकि हमें जरूरत है, ऑटोमेकर्स को जरूरत है टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय 20%। तो न्यू नॉर्म्स के आने के बाद बोल सकते हैं कि और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ऑटोमेकर्स के लिए टू मीट दीज नॉर्म्स विदाउट मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ वो मूव करेंगे। नॉर्म्स जो है और ज्यादा स्ट्रिक्ट लेके आया जा रहा है उनको। ईवी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन एमिशन नॉर्म्स को, बोल सकते हैं कि को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर ऑटोमेकर्स जो है इफ दे फेल टू मीट द न्यू नॉर्म्स दे विल फेस स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। इसके अलावा ऑटोमेकर्स के ऊपर इम्पैक्ट भी आएगा। बट यहाँ पे बेनिफिट हमारे लिए यही है कि जो नए नॉर्म्स है उसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन को कम कर पाएंगे एंड ऑल्सो नए ईवी मॉडल्स को डेवलप कर पाएंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा पाएंगे इस वजह से। बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं पिक्चर में, जिसमें बोल सकते हैं कि क्या ऑटोमेकर्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड हैं भी ईवी की तरफ स्विच करने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट है नई टेक्नोलॉजी के अंदर, सेटिंग अप है ऑफ द न्यू चार्जिंग स्टेशंस, आर दे इवन प्रिपेयर्ड फॉर दैट? तो इसमें डिफरेंट नॉर्म्स, जिसमें अभी जो इम्प्लीमेंटेशन में है दैट इज कैफे 2, दैट इज कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म। तो सेकेंड फेज के अंदर है, जिसमें कार मेकर्स जो हैं अपने नॉर्म्स की लिमिट को अचीव कर पा रहे हैं बाय अडॉप्टिंग टूवर्ड्स सीएनजी एंड हाइब्रिड कार्स। बट जो कैफे 3 नॉर्म्स हैं उनमें जो 20% टारगेट बढ़ा दिया जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा automakers के लिए to comply with these norms without shifting towards the EVs. So ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, जो जिन्होंने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया है टू शेयर देयर व्यूज बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ताकि जो कैफे 3 और 4 फेज है उसके नॉर्म्स को फाइनलाइज किया जा सके। तो कार्बन एमिशन को कम करने की बात हो रही है, क्योंकि नॉन स्ट्रिक्ट है उसकी वजह से इंकरेज करेगा ऑटोमेकर्स को टू मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें टाटा मोटर्स, So महिंद्रा, स्कोडा, दो ये। कंपोनेंट्स हो रही है। एक हो रही है खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम उनका नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए वी हैव द फेम स्कीम। सेकंड कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग एंड वर्किंग अपॉन द फ्यूल एफिशिएंसी। सो इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट सीएनजी और हाइब्रिड फ्यूल्स को हम कैसे यूज करें, जैसे वी टॉक अबाउट अचीविंग द गोल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। So these are hybrid fuels. Then we also talk about fuel cells, or we're talking about green hydrogen. सो दैट इज अंडर फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं। एंड जैसा आपने बोला, कैफे 2 नॉर्म्स अभी करंटली हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, एंड कैफे 3 and 4 दे आर still we can say under process. So they'll be applicable for next 5 years. Yes. Then next we're talking about IREDA. It may expand the assets and cut loan costs. तो रिसेंटली हमने देखा कि आईरेडा का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है बाय 25%। एंड ये ग्रोथ हम बोल सकते हैं मेजरली इस वजह से हुई है क्योंकि जो कंपनी है वो ज्यादा फोकस कर रही है टुवर्ड्स रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, एंड अपना जो रोल है प्रमोट करने में, डेवलप करने में एंड फाइनेंस करने में रेन्यूएबल एनर्जी को एंड ऑल्सो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को इंडिया के अंदर वो इंक्रीज कर रहे हैं। एंड इट में ऑल्सो रिड्यूस द लोन कॉस्ट ताकि अपने एसेट्स को एक्सपैंड कर पाए। तो बिजनेस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑफ आईरेडा एट 25 to 30%। एंड कंपनी का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ इंक्रीज हो रहा तो व्हाट इज है। आईरेडा? आईरेडा इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। तो इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड जो 3 रत्ना कंपनीज हैं उसके अंडर ही आती है। उसमें कैटेगराइजेशन एक बार देख लेते हैं कौन सी है। आई थिंक ये नवरत्ना होनी चाहिए।
एंड एक मेजर जो हम पॉलिसी की बात करते हैं तो कंप्रेस्ड बायोगैस, उस एरिया में भी वी आर सीइंग कि द आयरेडा इज मेजरली इन्वॉल्व एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड देन सतत स्कीम इज देयर, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड इज सीबीजी हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस. देन सीएनजी की हम बात करते हैं तो this is there. And even in terms of the green hydrogen mission, there also IREDA has an important role in terms of regulation, in terms of funding, financing. So these are certain areas. So it is going to have major role in all different areas regarding the renewable energy, be it solar energy, wind energy, hydro energy, because this is an agency and that too a public sector undertaking. And also It is a यहाँ Navratna company. नवरत्न. एंड ऑल्सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो की, जो कि की इंडिकेटर होता है कि बैंक का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसा है. तो इसको कैलकुलेट किया जाता है जो टोटल कैपिटल है किसी भी बैंक का डिवाइडेड बाय जितना रिस्क वेटेड एसेट्स उनके पास है. तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए. दिखाता है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो भी ज्यादा है बैंक्स का, तो एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है. एंड लेंडिंग एक्टिविटीज और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं बैंक्स अगर हेल्दी, बोल सकते हैं कि अगर हेल्दी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो उनका है. एंड ऑल्सो आईरेडा उसको हेल्प करेगा अगर हम So ग्रीन. currently capital to risk assets, it is at 125% for the non-collateralized loans, which are considered to be risky. So it is 125% for that. And otherwise it is to be maintained at around I think India में थोड़ा higher है compared to the Basel 3 norms. So Basel 3 में it is close to 8%. Otherwise India में we are maintaining it at 12%. It is somewhere close to this mark. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और पॉइंट हाईलाइटेड है रिगार्डिंग आईरेडा कि अगर हम डिफाइन करेंगे ग्रीन बॉन्ड्स को अच्छे से, तो जो ग्रीन मिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं, उसमें आईरेडा जैसी जो कंपनीज हैं वो और ज्यादा बोरो कर पाएंगी ग्रीन बॉन्ड्स का एट दी लोअर कॉस्ट. तो वो भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स की तरफ हमें हेल्प करेगा, तो ग्रीन बॉन्ड मार्केट को भी एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा. Then next is monetization target set to be raised at 10 trillion rupees. तो जो सेकेंड फेज है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, जिसका गोल हमें रीच करना है टिल दी फाइनेंशियल ईयर 30. तो फाइनेंशियल ईयर 30 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फेज 2 को. फेज 1 जिसमें हमारा टारगेट 6 ट्रिलियन रुपीज तक का सेट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 25 तक आई थिंक. तो जो मोनेटाइजेशन था ऑफ लॉन्ग टर्म लीसिंग ब्राउन फील्ड एसेट जैसे कि रोड, माइनिंग, पावर, पेट्रोलियम और एयरपोर्ट आ जाता है, उनकी मोनेटाइजेशन की बात वहां पे की गई थी. अचीवमेंट अगर देखते हैं फेज 1 के अंदर, तो रेलवे सेक्टर बोल सकते हैं कि लैग कर रहा था फेज 1 के अंदर, बट जो टारगेट है हमने 4.3 ट्रिलियन रुपीज तक का अचीव कर लिया था. एंड जो फेज 2 है इसके अंदर हमने टारगेट रखा है ऑफ 10 ट्रिलियन रुपीज तो फाइनेंशियल ईयर 30 तक, जिसमें मेजर सेक्टर जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं उसमें हाईवेज, माइनिंग, पावर एंड पेट्रोलियम, मेट्रो रेल नेटवर्क जैसे कि मेजर सिटीज के अंदर इन एसेट्स की रिसाइकलिंग पे फोकस किया जाएगा. स्पेसिफिकली मेट्रो रेल नेटवर्क जो है उनको डेवलप किया जाएगा थ्रू द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेजर ब्राउनफील्ड एसेट की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा उनको. पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उसको भी इंकरेज किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच स्पेसेस. तो विजन फॉर 2047 उसकी तरफ ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा. तो वन इम्पोर्टेंट फिगर जो
में दे रखा है, दैट इज ₹111 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट वुड बी 5.4%. So national monetization pipeline, it is one of the mediums for increasing capital expenditure of the government for creation of infrastructure. So this would give us buoyancy towards structural growth. ये एक part है structural reforms का जो हम बात करते हैं. For example, GST is another example. Demonetization was another example. IBC is another example of structural reforms. So structural reforms क्यों important है? Because the GDP or the growth that we are seeing because of the investments or the creation of infrastructure it is more stable, it is more long term, it is more sustainable. So here it is talking about one example कि कैसे railways में we are doing the investment, we are focusing upon metro networks को और कैसे हम develop कर सकते हैं, how we are investing into creation of 100 stations, we are investing into even redevelopment of the already constructed stations. So greenfield and brownfield investment दोनों है. Second sector जो यहाँ example दे रखा है, that is the power sector. So here we are talking about securitizing the existing revenue streams. So ये इन्वेस्टमेंट से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट उसको वो भी और इंक्रीज हो सकता है. तो इन अ वे दिस वुड आल्सो हेल्प इन फिस्कल कंसोलिडेशन बाय रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट. सो इट इज नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है या गवर्नमेंट बोरो करके इन्वेस्ट कर रहा है कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा. सो इसके रिटर्न्स भी वापस मिलेंगे व्हिच कैन अगेन बी री इन्वेस्टेड. सो एक तरीके से दिस विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ दिस वर्चुअस साइकिल. Okay. Next is regarding why aggregators are upset with the bill. तो यहाँ पे बात हो रही है रिगार्डिंग द कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल, जो कि जिसको लाया गया है ताकि सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर जो है वो प्रोवाइड किया जा सके फॉर द गिग वर्कर्स इन कर्नाटका. फोकस इस पे रखा जा रहा है ऑन द वर्कर्स फ्रॉम कंपनीज लाइक जोमैटो, स्विगी, उबर एंड ताकि रेगुलेट कर पाए जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. एंड बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे बात हो रही है कॉन्ट्रीब्यूटरी वेलफेयर फंड को बनाने की, जिसमें इशू क्रिएट हो रहा है क्योंकि वर्कर्स तो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे ही, उनके साथ जो एम्प्लॉयर्स है मतलब जो एग्रीगेटर है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड के अंदर, ताकि जॉब सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, फेयर वेजेस जैसे जो प्रॉब्लम्स है उनको हम डायरेक्टली एड्रेस कर पाए. बट यहाँ पे जैसे कि दिखाया जा रहा है कि द एग्रीगेटर्स आर अपसेट विद द बिल. तो इंडस्ट्री बॉडी जैसे नेस्कॉम उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं एंड उन्होंने क्लेम किया है कि ऐसे जो प्रोविजंस हैं वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी गिग वर्कर्स के लिए, गिग इकोनॉमी के लिए. एंड उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये रेगुलेटरी बर्डन इंक्रीज कर देगा, ऑपरेशनल इम्पैक्ट आएगा. तो इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो गिग वर्कर्स जो हैं उनको फंडामेंटली हम ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिशनल वर्कर्स से अलग ट्रीट करते हैं. एंड जो बिल का रेगुलेशन है, कर्नाटका बिल का जो रेगुलेशन है उसमें नेस्कॉम ने भी हाईलाइट किया है कि और ज्यादा फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए क्योंकि गिग वर्कर्स का जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो भी फ्लेक्सिबल होता है. तो ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज होनी चाहिए. हाई ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे चैलेंजेस आ सकते हैं इस बिल के बाद. एंड जो जॉब सिक्योरिटी टर्म है उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहिए. एंड सेम स्टैंड यहाँ पे देख सकते हैं हम रिगार्डिंग द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रीवैल्यूएट करना चाहिए इस बिल को. अगर एग्जिस्टिंग लॉज की बात करते हैं गिग इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर, तो राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट थी टू इंट्रोड्यूस सच अ लॉ फॉर द गिग वर्कर्स, जिसमें डिफरेंट वेलफेयर प्रोविजंस वो लेके आए थे. ऑलरेडी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हमारे पास जो अवेलेबल है, जिसमें ऑश कोड आ जाता है इन 2020, कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस कोड, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू प्रोवाइड दी सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू दी गिग वर्कर्स. एंड डिफरेंट कंट्रीज की भी यहाँ पे केस स्टडी की बात की गई है, जैसे कि स्पेन, यूके एंड दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे गिग वर्कर्स जो हैं दे आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज विद बेनिफिट्स. तो एम्प्लॉयज विद बेनिफिट्स का टैग उनको वहां पे दिया जाता है. फ्रांस एंड इटली की बात करते हैं तो वहां पे भी सेम प्रोटेक्शन लॉज लेके आए गए हैं फॉर द गिग वर्कर्स.
एंड ऑल्सो इन फिलीपींस, जहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है द गिग वर्कर्स को। तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रीएवैल्यूएशन करने के लिए ज्यादा कंसल्टेशन होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, एक बैलेंस्ड रेगुलेशन की जरूरत है हमें। एंड हम बोल सकते हैं कि इस बिल को, इस लॉ को जब हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो फेजेस में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि सडन इन्फोर्समेंट ना हो एंड एडजस्टमेंट के लिए टाइम भी मिले अथॉरिटीज को। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि गिग इकोनॉमी का जैसे फ्लेक्सिबल नेचर है, वैसे ही उससे रिलेटेड बिल्स का भी एक फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए। So that is why it becomes, and it is very important कि हम गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, जैसे कि वेजेस में अनसर्टनिटी है, बेसिक एम्यूनिटीज ही प्रोवाइडेड नहीं होती उनके लिए, कई बार मेडिकल लीव्स अवेलेबल नहीं होती उनके लिए, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो इसीलिए ऐसे बिल्स का लाना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, एंड ऑल्सो इन बिल्स का फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। तो हम कंसल्टेशन कर सकते हैं, फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Then next we are talking about Apple's India sales are up by 33% to record $8 billion। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एप्पल का जो सेल है इन इंडिया, इट हैज इंक्रीज्ड, रैपिड ग्रोथ देखी गई है ऑफ 33%। एंड हम बोल सकते हैं कि एप्पल का जो फोकस है वो है टूवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें चाइना जो है वो लीड करता था एंड एक तरीके से मोनोपोली देखी जाती थी इन दी ट्रेड। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि एक ब्रेक इन हो रहा है, एंड ये दिखाता है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें इंडिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड ऑल्सो जो ट्रेड टेंशन एग्जिस्टिंग है यूएस और चाइना के बीच में, उसमें भी हम बोल सकते हैं कि एक बेनिफिट पोजीशन पे इंडिया अभी लोकेटेड है। तो एप्पल के लिए भी इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो जाती है, क्योंकि एप्पल की भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इंडिया, जिसमें अभी एप्पल ने डिसाइड किया है कि और भी आगे इसको इंक्रीज करते जाएंगे, जिसमें एप्पल ने बोला है कि उनका एम है कि इन शेयर्स को, जो शेयर्स अभी 14% है रिगार्डिंग इंडिया, उसको इंक्रीज किया जाएगा बाय 25%, जिसमें इंपॉर्टेंट 3 वेंडर्स रोल प्ले करेंगे, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेगाट्रॉन एंड ऑल्सो फॉक्सकॉन। जो क्या दिखाता है ये, एप्पल के शेयर्स में जो इंक्रीज हो रहा है, एप्पल के सेल्स में जो इंक्रीज हो रहा है इन इंडिया, तो इंडिया के कंज्यूमर्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में क्या दिखाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंज्यूमर है इंडिया का, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है। हम बोल सकते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रेफरेंस इंक्रीज हो रही है, इन्फॉर्म डिसीजन वो लेके आ रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो रही है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर। जॉब क्रिएशन भी इंक्रीज हो रहा है, एप्पल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया के अंदर आएंगी तो जॉब क्रिएशन भी होगा, जो कि हमारे सर्विस सेक्टर को भी कंट्रीब्यूट करेगा। एंड हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे भी जो और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो ओवरऑल स्मार्टफोन की मार्केट है, उसके अंदर भी इनोवेशन और कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो जो कंज्यूमर है, हम बोल सकते हैं वो अवेयर हो रहा है एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है। So when we're talking about the ecosystem for smartphone manufacturing in India, so India is now the world's second largest smartphone manufacturer, and we can say कि जो growth है in terms of data, so it has increased from 1% to 2.5% in one decade, in last decade. And what can be the benefits of this? So as we are promoting Atmanirbharta or Make in India program, so it will be increasing our, specifically the electronic goods exports. So our competitiveness would be increasing, and local or domestic manufacturing hai, that would also help in bringing down the cost of these smartphones. So in a way, this would also enhance our digital economy, and as we're talking about that there is huge digital divide also. So one thing is availability of the
the digital goods, the electronic goods that we are manufacturing. Earlier we were import dependent, so it would also reduce our imports, and again this would also somewhere help in reducing our current account deficit also, and in a way then it will be supporting the import substitution policy as well. And at the same time we'll be meeting the global demands, so internationally also will be a competitive player. And increased foreign investments we are also seeing, particularly in this sector. So as to boost particularly the manufacturing of smartphones in India, we are having the PLI scheme also, so it would be creating more jobs also. And these are certain benefits that can help us in longer term. And even from the perspective of internal security also, because we are using the semiconductor chips or the smart chips or the fab chips inside the mobile phones also. So the security can also be taken care of, specifically the right to privacy or the data security. एंड ऑल्सो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है अभी भी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, तो हम नई मार्केट्स में टैप करें जो कि हमें डाइवर्सिफाई करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ज्यादातर इम्पोर्ट जो है वो मेजरली चाइना से आता है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हो जाते हैं, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, टंगस्टन, टंगस्टन जिसको फोन के वाइब्रेटर के अंदर भी यूज किया जाता है, लिथियम जिसको बैटरीज के अंदर यूज किया जाता है, एंड टेरिलियम जिसको यूज किया जाता है कि जो फोन है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाए, एंड उसको सोलर पैनल्स में भी हम यूज करते हैं। तो मार्केट्स में भी डाइवर्सिफाई हम करने की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द क्रिटिकल मिनरल्स। And other examples apart from Apple in smartphone manufacturing in India is Foxconn, then Samsung and Micromax. So specifically under the PLI scheme, we are seeing that these are the major participants. Yes. The next, Zomato's Dipender Goyal enters the billionaire club. So Zomato. जोमेटो में हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंट फूड डिलीवरी एक तरीके से कंपनी का रोल प्ले करती है, जिसमें और भी इमर्जिंग कंपटीशन इनके लिए इंक्रीज हो रहा है, जिसमें स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट ये सब भी आ रहा है। तो वो भी हम बोल सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। अगर जोमेटो जैसे एप्स की रेगुलेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आरबीआई का रोल आ जाता है। एक तो पेमेंट एग्रीगेटर, ऑनलाइन जो पेमेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जरूरी हो जाता है जोमेटो जैसे एप्स के लिए कि वो सर्टिफिकेशन जो है, ऑथराइजेशन जो है वो आरबीआई से ले टू वर्क टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। इसके अलावा फूड क्वालिटी को लेके इम्पोर्टेंट हो जाता है कि FSSAI लाइसेंस उनके पास हो, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका लाइसेंस होना मैंडेटरी हो जाता है फॉर डिजिटल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जिसमें स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स ये सब आ जाते हैं। तो इनके जो ओनर है, फाउंडर एंड सीईओ हैं, he has joined the billionaires club. So there is one this term जो last paragraph में mentioned है, EBITDA. So कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो क्या होता है। तो EBITDA इट स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो ये एक तरीके से जो फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर होता है ऑफ द कंपनीज ऑफ द रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंसेस। सो इट इज इंडिकेटिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी या कैसे परफॉर्म या कैसे चेंज हो रही है। So this is one of the highest globally, Zomato ka EBITDA. So it is also one of, we can say, a strong indicator of the even the performance of the share or the increase of share directly from rupees 50 to somewhere close to 230 for Zomato. Yes. EBITDA margin. Then next हम बात करें, 3 opposition ruled states they refuse to implement the PM Shri scheme. So PM Shri scheme प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम है,
जिसमें बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसको भी हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। तो 27,000 करोड़ का बजट इसको एलोकेट किया गया है फॉर दिस नेक्स्ट 5 years। एंड जो स्टेट एंड सेंटर का शेयरिंग है इन द फाइनेंशियल बर्डन, तो 60% शेयर सेंटर देता है एंड 40% इज फॉर द स्टेट। तो यहाँ पे 3 ऑपोजिशन रूल स्टेट है, दिल्ली, पंजाब एंड ऑल्सो वेस्ट बंगाल, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू इम्प्लीमेंट द पीएम श्री स्कीम। दिल्ली और पंजाब के अंदर देखा गया कि वहां पे बोला गया कि ऑलरेडी सिमिलर स्कीम्स जो हैं फॉर एग्जाम्पलर स्कूल्स वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। वेस्ट बंगाल के अंदर बोला गया कि बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो 40%, वहां पे इशू क्रिएट हो रहा है कि जो स्टेट है वो 40% ऑफ द कॉस्ट को बियर कर रहा है, एंड एक तरीके से पीएम श्री का जो नेम है वो प्रीफिक्स हो जाएगा बिफोर द नेम्स ऑफ द स्कूल्स इन द वेस्ट बंगाल। एंड इसके अलावा और भी So चैलेंजेस यहाँ पे आए हैं रिगार्डिंग दी फंडिंग, जिसमें फंडिंग एक चैलेंज आ जाता है मेजर अंडर दी समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें दिल्ली जो है इट इज अवेटिंग 330 करोड़ रुपीस। इसके अलावा पंजाब में भी सेम सिनारियो हमने देखा, वेस्ट बंगाल में भी सेम सिनारियो देखा। एंड इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल टेंशन है, क्या वो इसका एक पीछे छुपा हुआ रीजन है? तो क्या ये इन डिसीजंस को एथिकल बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करता है कि नहीं करता है? एंड क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है? क्यों हम डायलॉग की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों हम सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसको और फ्लेक्सिबल नहीं बना रहे हैं? एंड क्या कोई so ऑल्टरनेटिव फंडिंग है? when we're talking about the growth or the strengthening of cooperative and competitive federalism, so एक ये एग्जांपल है कि स्पेसिफिकली जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है वहां पे ऐसे challenges देखने को मिलते हैं where we are seeing that the developmental schemes they are politicized. So this shouldn't happen जो हम बात करते हैं for the health of the democracy. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड ऐसा कुछ हमें फिर गवर्नर्स के केस में भी देखने को मिलता है कि स्पेसिफिकली अगेन वहां पे भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि द गवर्नर्स, जो इशू हमें देखने को मिल रहे थे कुछ टाइम पहले कि द बिल्स वर देवर kept aside for the signing or for the assent of the president, or even the assent was not being provided by the governor of a particular state. तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस बट अगेन ये कुछ इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं हमारे लिए अगेन इफ वी से कि जो ऑपोजिशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन टर्म्स ऑफ की स्कीम्स में जो लूप होल्स है अगर उनको हाईलाइट किया जाता है एंड उस बेसिस पे वी आर सीइंग द ऑपोजिशन, सो दैट कैन अगेन further help us in plugging these loopholes also. यस, हम बोल सकते हैं फंडिंग पॉलिटिसाइजेशन एक मेजर चैलेंज है तीनों स्टेट्स में जो कि कॉमन है। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एमसीएलआर। तो एसबीआई ने हाइक किया है इन दी एमसीएलआर। एमसीएलआर दैट स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, एंड बोल सकते हैं कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट है बिलो विच जो बैंक्स है दे आर नॉट परमिटेड टू लेंड। सो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, मानसी जी आप हाईलाइट कर दो। So this we've covered also before in the doc economy. Doc MCLR stands for marginal cost based lending rate. So we have shifted to this new model. इससे पहले हम bank rate follow करते थे, which was again in a way that was more rigid. यहाँ पे flexibility है. MCLR हर bank का different होता है. This is calculated on the basis of the marginal cost. हर bank की marginal cost of operating is different. So this is one benefit out of this. And since it is being hiked by SBI, so implications क्या हो सकते हैं? So MCLR hike will lead to increase in the borrowing cost. So that would somewhere impact the investment rate in the economy because borrowing cost has been increasing. और जो टेनर रेट्स हैं बाकी वो कंपोनेंट्स है, बट मेजर जो चेंज हमें देखने को मिला है इन एमसीएलआर दैट इज
कि मार्जिनल कॉस्ट को हम यूज कर रहे हैं ऑफ गिविंग क्रेडिट और ऑफ ऑपरेटिंग द बैंक। और जो आपने हाईलाइट किया, दिस इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट, इसके नीचे बैंक्स लोन्स नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि बैंक्स की जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी एक एक थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे वो लेंड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इसकी हम ये एक और एलिमेंट से कनेक्ट करके बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रेट। सो दिस वी हैव सीन कि ये और ज्यादा बेटर हुआ है व्हेन वी हैव शिफ्टेड टू दिस मॉडल ऑफ एमसीएलआर कंपेयर टू द बैंक रेट, जो हमारा पुराना मॉडल था। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अगेन मोर इफेक्टिव। यहाँ पे कम टाइम लैग है जब हम मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस की बात करते हैं। Yes. Next. Next is regarding wholesale price index surges to 16-month high. तो jump देखा है of 8% approximately. सो यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हो कि WPI इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा स्पाइक है, बट कंपैरेटिवली CPI इन्फ्लेशन में इतना हाइक नहीं आया है। तो यहाँ पे भी हम यही बात करते हैं कि एक टाइम लैग होता है व्हेन इट टेक्स सर्टेन टाइम फॉर द प्राइसेस टू ट्रांसलेट इनटू द CPI। अगर WPI इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज फ्यूचर में वो CPI को भी हाइक करेगा, कुछ टाइम के बाद वो उसमें ट्रांसलेट होगा। एंड स्पेसिफिकली वी आर सीइंग द चैलेंज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, जिसमें राइट नाउ वी आर सीइंग कि सप्लाई साइड रीजंस हैं। वी आर नॉट सीइंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई कंपेयर टू द मार्केट डिमांड फॉर दी, लाइक फॉर एग्जांपल टॉप में हम सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देख रहे हैं। टॉप इज टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। Like tomato prices, I think they have touched rupees 100 a kg. So this is indicating inflation, food inflation, and this is one of the challenges जो हम बात भी कर रहे हैं for the monetary policy, because that is not considered so effective to directly control and regulate specifically the inflation caused by supply side factors. अगर demand side factors की वजह से inflation हो रही है, then we say कि monetary policy it should be used, and now we are seeing कि because it is of supply side, so ये एक हमने solution की पहले भी बात करी थी कि carbon emission norms that should also be taken into consideration into monetary policy, because carbon emission जो भी like क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो इन अ वे एग्रीकल्चर के ऊपर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है और जो सप्लाई शॉर्टफॉल हो रहा है वो एक मेजर फैक्टर है। तो देन वी कैन से कि मॉनेटरी पॉलिसी हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकती है। एंड अभी यही आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे। एंड ऑल्सो मानसी जी, जो यहाँ पे बात हो रही है CPI एंड WPI इन्फ्लेशन गैप हैज नैरोड, तो किन फैक्टर्स की वजह से ये नैरो हो रहा है? ये नैरो ये इसीलिए हो रहा है, एक रीजन तो यही आप ग्राफ में देखोगे जो डिस्टेंस है बिटवीन द WPI इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन, WPI और इंक्रीज हो गया है, तो इसलिए वो गैप नैरो हुआ है। वो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट की वजह से नैरो नहीं हुआ है, और ये एक टाइम लैग है जिसकी वजह से होता है। एंड इसके अलावा वी कैन से कि जो फैक्टर्स भी हैं विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग WPI एंड CPI वो भी थोड़े बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए भी ये गैप एग्जिस्ट करता है। क्योंकि WPI में हम सिर्फ होलसेल मार्केट की बात करते हैं, CPI में वी आर इंक्लूड, WPI में हम सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज सर्विसेज आप होलसेल में नहीं कैसे खरीद सकते हो, तो वो लेजिटिमेट नहीं है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि WPI इन्फ्लेशन को, हम अभी कुछ दिन पहले हमने इस पे बात करी है कि वी शुड शिफ्ट टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि उसमें सर्विसेज भी उसका पार्ट होगा, तो ये जो गैप है ये और कम हो सकता है। Okay, thank you. Next, we are talking about EU FTA talks in progress. जो नेक्स्ट राउंड है वो होने वाला है, तो इसमें इंडिया EU की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टॉक है वो दोनों ही साइड्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसमें जरूरी हमारे लिए यही हो जाता है कि अभी तक के प्रोग्रेस की अगर बात करते तो कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी रीच नहीं हो पाया है, बट की इश्यूज जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं उसमें इंडस्ट्रियल गुड्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल टैरिफ का इशू आ जाता है, देन सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इश्यूज में आ जाते हैं। बट कुछ एरियाज हैं जहाँ पे दोनों डिसएग्री भी कर रहे हैं, ईयू एंड इंडिया, एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन दोनों की है। जैसे कि जो कार के ऊपर टैरिफ्स की बात है, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके डिफरेंट स्टैंड्स है। एंड इंडिया बोल रहा है कि जो वीजा रिजीम है उसको और लिबरलाइज करना चाहिए फॉर एंटरिंग द ईयू, द प्रोफेशनल दैट आर एंटरिंग द ईयू। तो कुछ स्टेप्स है जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट है। इसमें हम बोल सकते हैं कि टैरिफ कट्स की जो बात आती है, जो कि यू ने बोला भी है कि मैसिव कट्स लेके आए जाएंगे फॉर द इंडिया टैरिफ ऑन द ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है बिटवीन द ईयू एंड इंडिया, उसको रिजॉल्व हमें करना चाहिए। एंड ऑल्सो ईयू जो है वो चाहता है कि इंडिया लिबरलाइज करे अपने प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर को, जैसे अकाउंटेंसी और लीगल सर्विसेज का जो सेक्टर है बेसिकली उसमें। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर दोनों ही एफटीएस के अंदर फोकस कर रहे हैं। इससे मानसी, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स। नहीं, इसमें ये ठीक है। नेक्स्ट ये जो इसके साइड में लिखा हुआ है छोटी सा हेडिंग, इंडिया फ्रेम स्ट्रेटजी टू एड्रेस द रशियाज ट्रेड डेफिसिट। सो टारगेट जो है हमारा ट्रेड का, वो हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं अप टिल $100 बिलियन। बट उसमें द ट्रेड इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया मीन्स कि वी आर इम्पोर्टिंग मोर देन व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो इसको एड्रेस करने के लिए, या हम रशिया को अपने एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात की जा रही है। तो वन एलिमेंट इज कि कैसे इंडिया का मार्केट एक्सेस इंक्रीज कर सकते हैं टू द रशियन मार्केट। दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ कि जो वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपोर्ट्स है वो भी हमारे इंक्रीज हो सकते हैं विद द इंक्रीज्ड मार्केट एक्सेस। सेकंड इज कि मोर एंड मोर ट्रेड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इन रुपी, जो हमारी लोकल करेंसी है। तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी और डी डॉलराइजेशन. So apart from this, motors is one, automobile sector is one more area where we can, where there is more potential of growth and expansion, specifically in trade with Russia. So these are certain elements. And of late we have definitely seen कि crude oil imports जो है वो major share है हमारा imports का from Russia, that has increased. I think close to 40% जो हमारा crude oil है that is coming from Russia now. Earlier it used to be at 1% before the Russia-Ukraine war. Yes. Next is regarding portability crunch. So यहाँ पे बात हो रही है ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी होता क्या है? बेसिकली इनेबल करता है पॉलिसी होल्डर्स को ताकि वो स्विच कर पाए एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी पे, ताकि उनको ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिल पाए एंड बेटर हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिल पाए। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग दी वेटिंग टाइम। IRDAI ने चेंजेस किया है यहाँ पे। जो प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग टाइम था 4 ईयर से उसको 3 ईयर्स पे रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि वेब बेस्ड फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे डेटा को मेंटेन करते हैं हम रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, एंड IRDAI उसको इम्प्लीमेंट करता है। सो इसमें मानसी दी आप हाईलाइट कर दो इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग पोर्टेबिलिटी क्रंच। वन एलिमेंट ये पोर्टेबिलिटी का तो यही एलिमेंट है कि आज जो इंश्योरेंस हमारा इकोसिस्टम है इंडिया में, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली, वहाँ पे पोर्टेबिलिटी फीचर्स या जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक तो वो अवेलेबल होनी चाहिए। इट शुड बी फंक्शनल प्रॉपरली, कि आप वन हेल्थ पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी पे शिफ्ट या चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको रिलेट किया गया विद द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, कि आप सपोज एयरटेल यूज करते हो तो आप डिफरेंट टेलीकॉम प्लेयर में अपना सिम को पोर्ट करवा सकते हो। तो वन इज दिस फीचर, एंड दिस कैन हेल्प अस इन इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन ऑफ स्पेसिफिकली द हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। एंड हेल्थ इंश्योरेंस अगर करंट स्टेटस हम कंपेयर करते हैं विद द ग्लोबल वर्ल्ड, तो दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर इंडिया। तो जो ग्लोबल एवरेज है उससे हायर लेवल पे है। सो दिस इज वन फीचर। एंड बाकी न्यू पॉलिसी एडिशंस के आर्टिकल बात कर रहे हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो पोर्टेबिलिटी फीचर है वो लॉन्च किया गया था 2011 में, एंड ग्रेटर कस्टमर फ्रेंडली। तो द हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स टू बी कस्टमर सेंट्रिक।
बाकी ब्रेक इन पॉलिसी क्लॉज की बात की जा रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे हैव एलिमिनेटेड द ब्रेक इन पॉलिसी क्लॉज. So this has allowed consumers to transfer the benefits like waiting period and accrue to no claims bonus from their old policy to the new one. तो break in policy, I think this was an hindrance. So इससे effectiveness और increase हुई है. बाकी we are seeing कि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस, तो वो और इंक्रीज होना चाहिए बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो मेजर प्लेयर LIC है. सो कैसे हम प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज कर सकते हैं, दैट कैन फर्दर हेल्प इन इन रीचिंग द फार ऑफ द रूरल एरियाज. तो अवेयरनेस भी एक एलिमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में. जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो पीपल आर नॉट अवेयर कि हेल्थ इंश्योरेंस उनको बेनिफिट कैसे कर सकती है. तो दिस कैन इन अ वे ऑल्सो इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. Then next is regarding inflation in the US. तो यूएस में अगर इन्फ्लेशन राइज हो रहा है तो जो रुपी का वैल्यू है वो डिक्रीज होता है. एंड ऑल्सो जो इन्फ्लेशन हाई होता है तो इंटरेस्ट रेट भी राइज होता है जिसकी वजह से, एंड बोल सकते हैं कि वो डॉलर को स्ट्रेंथन कर देता है एंड रुपी को और ज्यादा कंपैरेटिवली वीकर कर देता है. एंड ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि अगर यूएसए में इन्फ्लेशन इंक्रीज कम हो रहा है तो रुपी की वैल्यू के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा? बट इनडायरेक्ट तो होता ही है इम्पैक्ट. नहीं, डायरेक्ट ऐसे इम्पैक्ट इंडियन रुपी की वैल्यू के ऊपर नहीं होगा, वो एक अलग केस हो गया. वो डॉलर सप्लाई से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है. इन्फ्लेशन डिफरेंट चीज है. इन्फ्लेशन हम यूएसए की इसलिए कंपेयर करते हैं, उसको इसलिए स्टडी करते हैं कि अकॉर्डिंगली जो भी वहाँ के फेड, जो जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, फेड रिजर्व, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करते हैं, इन अ वे दिस इज सीन टू बी लीडर, ग्लोबली देखा जाता है. तो जो वो चेंजेस करते हैं वो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज उसको थोड़ा बहुत ही सही बट फॉलो किया जाता है. तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेशन चेंजेस कैसे हुए हैं, वहाँ इन्फ्लेशन डेटा कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कैसा है. तो ये दो मेजर फैक्टर जो हम स्टडी करते हैं. बिकॉज ये एक तरीके से आर्ग्यूमेंट भी बोली जा रही थी कि इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वाई वी आर फॉलोइंग द US फेड पॉलिसी, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं जो इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी. तो दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई इट इज रिटन कि हमारे लिए इसमें क्या है कि यूएसए में इन्फ्लेशन चेंजेस जो हो रहे हैं वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज द रीजन. तो ये लिखा है ना, फिफ्थ पॉइंट, हाउ विल द रेट कट्स इन द US इम्पैक्ट इंडिया. तो अभी रेट कट होना स्टार्ट हुआ नहीं है, एंड अभी रिसेंटली एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि रेट कट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी में. रेपो रेट की यहाँ बात हो रही है, तो बॉन्ड यील्ड्स और इस चीज से रिलेटेड है. तो हायर इंटरेस्ट रेट इन द USA मींस हायर बॉन्ड यील्ड्स देयर, USA में ही. फॉरेन इन्वेस्टर्स then they pull their money from emerging markets like India and they invest in US. क्योंकि bond yields USA में ज्यादा है, तो people they consider कि US हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है. अगर हमें वहां पे हायर रिटर्न्स मिलेंगे तो हम अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे. और जो ऑलरेडी उन्होंने मनी सपोज इंडिया में इन्वेस्ट किया होगा थ्रू FIIs एंड FPIs, तो दे विल विड्रॉ फ्रॉम इंडियन कैपिटल मार्केट. सो उसकी वजह से रुपी विल डेप्रिशिएट, उसकी वजह से हमारे रुपी की वैल्यू फॉल होगी, रुपी विल वीकन. So this is how the things are related. एंड लोअर यूएस रेट है तो बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा इंडिया के अंदर, जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड बोरोइंग है उसको रिड्यूस हाँ, करेगा. जो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज होता है. आर्बिट्रेज मतलब कि कितना डिफरेंस है इंडिया का जो रेपो रेट है कंपेयर टू एनी अदर डेवलप्ड कंट्री इंटरेस्ट रेट वहां पे जो चल रहा है. अगर डिफरेंस ज्यादा है तो वील सी कैपिटल इनफ्लो इन इंडिया थ्रू FPIs. तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हुआ है. टोटल एक्सपोर्ट्स
$778 billion in 2023 to 24, and अभी rise projection rise होने का ही है about 2%. So जो exports हैं they have grown at 2.5%. Imports have increased by 5%, double the rate. So that is why our trade gap has expanded to close to $21 billion. So in terms of figures, this is the current trade deficit that we are seeing. So ये trade deficit की बात हो रही है. जो current account deficit का भी एक सब component है trade deficit, और plus हम बात करते हैं invisibles का जो भी हमारा balance है. So trade deficit is talking about the merchandise exports. खाली goods के trade की बात हो रही है. तो imports हमारे यहाँ increase हो रहे हैं in this case. Next is regarding union budget as a litmus test of a rethink or status. तो यहाँ पे litmus test होगा यूनियन बजट. तो दो चीजों की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें लिटमस टेस्ट की तरह आगे हम इसको देख सकते हैं. एक तो कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, जो लूप होल्स है, क्या उनको वो कवर करेगा जो बजट आने वाला है. इसके अलावा जो कोलिजन गवर्नमेंट इस बार बनी है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट आने वाला है बजट के ऊपर. तो क्या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से इम्पैक्ट आएगा. एंड ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग इश्यूज है, जैसे एम्प्लॉयमेंट का इशू यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हाईलाइट किए गए हैं, क्या उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा. तो बोला जा रहा है कि जो बजट है वो सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ऑल्सो स्टेटमेंट भी है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज का एंड रिस्पॉन्सेज का गवर्नमेंट के टू द पब्लिक कंसर्न्स. जिसमें पहले बात की जा रही है कि पहले इलेक्शंस में फोकस किया गया था ऑन द ब्रेड एंड बटर इश्यूज, जिसने इंडिकेट किया था कि जो जनरल पब्लिक है दे वर डिससैटिस्फाइड विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज. तो वो कंसर्न्स रेज करता है कि आगे आने वाला बजट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जैसे की इश्यूज को एड्रेस करेगा भी कि नहीं करेगा. इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड बात हो रही है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की. तो जो निगलेक्टेड एरियाज हैं, स्पेसिफिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि यूथ के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है, ऐसे चैलेंजेस को कैसे हम टैकल करेंगे. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जैसे मनरेगा और डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी है जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ऑलरेडी, बट क्या उनमें भी स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी अभी भी लूप होल्स देखे जाते हैं. वेजेस सिक्योरिटी को लेके, बेसिक एमिनिटीज को लेके, फॉर्मलाइजेशन को लेके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के. तो उन चैलेंजेस को हम कैसे डील करेंगे. ऑल्सो जो स्टार्टअप्स ऑन द राइज है इंडिया के अंदर, हाई वैल्यू प्रोडक्शन सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो इन एरियाज के ऊपर हम फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे. तो वो एक लिटमस टेस्ट की तरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ऑल्सो एमएसएमई सेक्टर, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है. कोविड-19 के बाद से जो इकोनॉमिक शॉक्स पूरे सेक्टर ने झेले हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है. तो क्या पॉलिसी मेजर्स लिए जाएंगे उसको रिवाइटलाइज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए. तो सोशल इक्विटी हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड इसके साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना एंड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, ताकि जो हमारा पॉपुलेशन डबल होने वाला है उसको भी हम केटर कर पाए एंड उसी के अकॉर्डिंग हम जॉब्स क्रिएट कर पाए. तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जो कि जरूरी हो जाएंगे एक बैलेंस्ड बजट के लिए. इसमें आपको चार्ट करना चाहेंगे मानसी दी. No, we can forward करूँगा. ओके. सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो कि बात करें वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम लेके आने की, जिसमें बात हो रही है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, वो हर साल एक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे एंड प्रायोरिटाइज करेंगे इसमें सीड हब्स को, ताकि ऑयल सीड्स है, पल्सेस की डिफरेंट वेराइटीज हैं, उनकी भी हाई यील्ड हम अचीव कर पाए. एंड ऑल्सो जो काउंसिल है वो रिलीज करेगा मोर देन 300 वेराइटीज
ऑफ द 56 क्रॉप्स, जिसमें सीरियल्स, ऑयल सीड्स, क्रॉप्स, शुगर केन, ये सब आ जाता है, ताकि जो फूड सिक्योरिटी चैलेंज है उसको भी हम केटर कर पाए। एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि मेच्योर अर्लियर, दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फोर्स टू मेच्योर अर्ली, तो उन चैलेंजेस को, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन जैसे चैलेंजेस को हम कैसे टैकल कर पाएंगे, एंड ऑल्सो हाई यील्ड भी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज डिफरेंट क्रॉप्स की, जिसमें राइस, वीट, पर्ल मिलेट, लेंटिल, मस्टर्ड, ये सब आ जाता है, ये भी हम डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 100 न्यू सीड वेराइटीज एंड 100 फार्म टेक्नोलॉजीज, जो 100 डे एक्शन प्लान है उसके अंदर एक इंटीग्रल पार्ट है। एंड ऑल्सो जो R&D वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट को लेके, मॉडल को लेके एंड पब्लिकेशन को लेके, उसमें हम लाने की बात करें वन साइंटिस्ट एंड वन प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज विक्रम मिस्री has taken over as the India's 35th foreign secretary. तो 1989 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। यहाँ पे मानसी दी, औशिक आप हाईलाइट कर दो द रोल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी। सो है वी कैन से कि जो हमारे इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं विद द नेबरिंग कंट्रीज, तो वन चाइना की बात करेंगे, सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यांमार। So he's having better experience in these areas. So in this field he can help further. बाकी हमें बस पता होना चाहिए कि who is the current foreign secretary. तो कोई भी नेगोशिएशन होता है, ट्रीटी साइन होती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल बोल सकते हैं, और कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स और नेगोशिएशन मीटिंग्स के ऊपर। एंड ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनको भी एडवाइस करते हैं ओवरसीज पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, फॉरेन पॉलिसी के कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टू स्टेल्थ फ्राइगेट्स बीइंग बिल्ट इन रशिया। तो $1 बिलियन डील साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट 4 स्टेल्थ फ्राइगेट्स को लेके, जिसमें 2 जो हैं वो रशिया के अंदर बिल्ड किए जाएंगे एंड 2 जो हैं वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वहां पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। सो जो कंस्ट्रक्शन है वो इन प्रोग्रेस है। एंड इंडियन नेवी की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी 6 ऐसे फ्राइगेट्स जो हैं उनको ऑपरेट करता है इंडियन नेवी, विच आर वेइंग अराउंड 4,000 टन्स ईच। तो फर्स्ट शिप ट्यूशिल की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि रेडी है फॉर एक्सेप्टेंस बाय द इंडियन नेवी, एंड उनको इंक्लूड किया जाएगा। एंड सेकंड है तमल, शिप का नेम। So India and Russia have doubled the rupee and ruble payment in 2024. इसे मानसी दी आप हाईलाइट कर दो। हम यही बात करते हैं, रशिया की हम मेजरली बात करते हैं, तो वी नीड टू फर्स्टली डाइवर्सिफाई आर रुपी ट्रेड विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, जब हम ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, बिकॉज इसमें चैलेंज हमें जो फेस करने को मिल रहा है कि जो अनयूज्ड रुपी रशिया के पास एक्यूमुलेट हो रहा है वो उसको फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, तो चैलेंज वो है। तो फॉर दैट अगेन जो मैंने पॉइंट बोला कि वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर ट्रेड पार्टनर्स फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। बाकी यहाँ पे हम रशिया की ही हम ज्यादा आर्टिकल्स देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस लगने के बाद भी रशिया के डोमेस्टिक लेवल पे भी इकोनॉमी राइज पे है, एंड ऑल्सो इंडिया एंड रशिया का भी जो पेमेंट सिस्टम है वो डबल हो रहा है। तो क्या इंडिकेट करता है वो? सो यही इंडिकेट कर रहा है कि सैंक्शंस के बाद भी जो रशिया के ट्रेड के ऊपर पॉसिबल जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स थे वो वैसा नहीं हुआ। सो ये एक तरीके से इंडिया के लिए जो हम बोल सकते हो ये मल्टीलेटरलिज्म डिपिक्ट करता है, और जो हमारी ट्रेड सिक्योरिटी है, एंड आई थिंक यही चीजें हैं जो मेजरली इंडिया के
पॉइंट पर पार्ट पे रिफ्लेक्ट की जाती हैं। एंड बाकी जब हम रूपी रबल ट्रेड की यहाँ बात कर रहे हैं तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, एक तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट है वो और कम हो जाएंगी, बिकॉज वी आर डूइंग ट्रेड इन रुपी, पेमेंट्स हमारी इंडियन रुपी में हो रही है। सेकेंडली वी कैन से कि जो एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है उसको हम डील कर पाएंगे, वो हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट नहीं करेगी। थर्डली जो हमारी एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। एंड बोल सकते हैं कि जो ओवर डिपेंडेंस है ऑन द यूएस डॉलर ट्रेड के लिए वो भी डायरेक्टली रिड्यूस हो रहा है। एंड हाँ। और भी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स फिर हम फॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट इज 100 years of EEG. So EEG stands for electroencephalography. So electro means electricity, encephalo means brain, and then उसकी ग्राफिंग हम करते हैं। तो न्यूरॉन्स की कैसे एक्टिविटी हो रही है, जो डेटा है ओवरऑल ब्रेन की एक्टिविटीज को लेके वो हम इससे मेजर करते हैं। जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, स्लीपिंग पैटर्न है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है आपके ब्रेन की, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑल्सो जो ब्रेन डेड के केसेस होते हैं उसमें भी ईईजी के थ्रू ही हम कंफर्म करते हैं इफ द पर्सन इज ब्रेन डेड और नॉट। सो न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो मार्केटिंग स्टडीज, ये सब की जा रही हैं टू डेवलप द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। सो इसमें 4 कॉमन पॉइंट की बात हो रही है। नैशन, जो कि डिप्रेशन होता है बिटवीन द आईज। इंडियन क्रेस्ट होते हैं ऑफ द बैक ऑफ द स्कल। सो ईईजी जो है बाकी टेस्ट के साथ भी उसको यूज किया जाता है जैसे एमआरआई, ताकि और ज्यादा डिटेल डेटा हमको मिल पाए ब्रेन के बारे में। एंड दूसरे डायग्नोस्टिक डिवाइसेस से बेटर क्यों होता है, क्योंकि काफी ज्यादा रैपिड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर, तो उसको ये ट्रैक कर पाते हैं मिली सेकेंड्स में भी, तो और ज्यादा प्रिसाइज होते हैं हम बोल सकते हैं। सो हमारे ब्रेन में जो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जो एटम्स हैं, आयंस जो हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, सो उनकी मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। एंड दैट इज व्हाई इवन द टेस्ट इज कॉल्ड ईईजी, इलेक्ट्रो जो है, बिकॉज ऑफ दैट। एंड ब्रेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे नर्वस सिस्टम का। एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं जो ह्यूमन ब्रेन को बनाते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करते रहते हैं एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को एंड प्रोटीन्स को अपनी सराउंडिंग्स के साथ। तो इस ईईजी के थ्रू हम उन्हीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मेजर करते हैं जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू जनरेट की जाती हैं ब्रेन के अंदर। देन नेक्स्ट, इन द नेम ऑफ फ्लड कंट्रोल। तो जो इम्बैकमेंट्स है, जब हम बात करते हैं कि फ्लड्स को कैसे टैकल हम कर सकते हैं, तो एक मेजर जो सबसे कॉमन सोल्यूशन हम बताते हैं वो इम्बैकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने का बताते हैं। तो उनके ही क्या वो हमारे जो फ्रेजाइल जियोलॉजी है उसमें इम्बैकमेंट्स बनाने के बाद क्या हम टैकल कर पाते हैं फ्लड सिचुएशन को। तो उसमें असम का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जो कि काफी रिच है नेचुरल इकोनॉमी के अंदर। एंड वहां पे देखा जाता है कि सिल्टिंग डिपोजिशन होने की वजह से जो बहुत बड़ी रिवर्स हैं एंड ऑल्सो जो ब्रेडेड पैटर्न में बहुत सारे रिवर्स प्रेजेंट है, मेजर ब्रह्मपुत्र रिवर एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज, तो वो कैसे एक अलग इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं वहां पे। हम बोल सकते हैं कि टर्बुलेंस भी आता है बे ऑफ बंगाल के थ्रू, साउथ वेस्ट मानसून का भी इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। एंड ऑलरेडी जो ब्रेडेड और मियांडरिंग रिवर्स वहां पे एग्जिस्टिंग है, तो वो एक कैसे कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे लोकल्स ने कुछ इश्यूज हाईलाइट किए हैं। इम्बैंकमेंट, जिसमें हम बेसिकली बोलते हैं कि जो रिवर के थ्रू पानी आ रहा है जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है उसको ही हम रोक देते हैं, बट उसके बहुत सारे यहाँ पे देखे गए हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए हैं। लोकल्स ने बोला है कि जो नेचुरली वाटर आ जाता था पहले, जो कि उनको क्रॉप्स में हेल्प करता था, अब वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एक तरीके से वो उनका इंक्रीज हुआ है। आर्टिफिशियल मेन्योर का यूज इंक्रीज हुआ है क्योंकि जो फ्लड वाटर है उसको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए थे क्रॉप्स को वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा एम्बैंकमेंट्स तो हमने बना दिया बट उनमें भी रैट्स के
वजह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो बार बार सेटबैक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स बार बार उनको बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, बट वो रिपेयरमेंट बार बार नहीं हो पाता है क्योंकि वो फीजिबल ही नहीं है इतने बड़े लेवल पे। एंड इन चैलेंजेस के बाद भी हम नॉर्थ ईस्ट साइड में देख रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है एम्बैंकमेंट्स का। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन उठ रहा है कि जो सोल्यूशंस हम दे रहे हैं क्या वो वेस्टर्न सेंट्रिक है या फिर हमारा जो रीजन है उसकी जो टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि अमेरिकन और चाइनीज एग्जाम्पल्स हमने लिए थे ऐसे मडी एम्बैंकमेंट्स को बनाने के लिए। तो ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ पे बताया कि इनके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट क्या हमारी जो रीजनल टोपोग्राफी है जैसा कि नॉर्थ ईस्ट साइड में यहाँ पे देखा जा रहा है, क्या वहां पे वो फीजिबल है भी हमारे लिए, एंड वो ऑन ग्राउंड हमें बेनिफिट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक क्वेश्चन उठता है। तो रिकरेंट फ्लड्स देखे जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, इसलिए वहां पे एक ज्यादा बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट, ISRO has a problem, many rockets but too few satellites to launch। तो इसरो में हमने देखा कि एक सरप्लस है लॉन्च व्हीकल्स का, जिसमें SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, PSLV, GSLV एंड ऑल्सो लॉन्च व्हीकल Mark 3 जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट सफिशिएंट सैटेलाइट्स ही नहीं है लॉन्च करने के लिए। तो इस इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें बात की गई है, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ सप्लाई ड्रिवन मॉडल टू अ डिमांड ड्रिवन मॉडल 2019 एंड 20 में, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि सैटेलाइट प्रोडक्शन के अंदर डिक्रीज हुआ है एंड बेसिकली बोल सकते हैं कि मिसमैच हो गया है सैटेलाइट जितनी अवेलेबल है उनके बीच में एंड जितना लॉन्च व्हीकल कैपेसिटी हमारी है उनके बीच में। फिर वो इम्पैक्ट करता है इसरो का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कितना हो रहा है। तो क्या हो सकता है इसके अंदर, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अगर इंक्रीज होगा तो इस इशू को हम टैकल कर पाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्राइवेट कंपनीज प्ले कर सकती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो सैटेलाइट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ लॉन्च सर्विसेज जो इसरो प्रोवाइड कर रहा है उसमें भी हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम। तो जो ग्लोबल मार्केट है उसको भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, इंटरनेशनल कस्टमर्स इंक्रीज हो पाएंगे एंड नए लॉन्च व्हीकल्स बनाने की बात हो रही है, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो कि कैपेबिलिटी और कस्टमर दोनों को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा हम कोलैबोरेशन इंक्रीज कर सकते हैं इसरो की और प्राइवेट कंपनीज की। तो ये मेजर सॉल्यूशंस हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस मिसमैच को कम करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोलैबोरेशन होगा जो कि इन स्पेस प्रोग्राम के थ्रू भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो हेल्प करेगा बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, ताकि उसका वेस्टेज हम रिड्यूस कर पाए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन असम men ह्यूमनाइजिंग ऑफ सिटीजनशिप लॉ। तो सिटीजनशिप लॉ को ह्यूमनाइज करने की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी जो है एक इंडिविजुअल की उसके ऊपर हम फोकस करें ताकि क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके सिटीजनशिप के लिए। तो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको 2019 में पास किया गया था एंड वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है डिफरेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज को, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन और पारसीज आई थिंक वो इंक्लूडेड हैं फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें 3 कंट्रीज हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इसी को लेके जब से इसको पास किया गया है इसको कंट्रोवर्शियल लॉ बोला गया है एंड
क्रिटिसाइज किया गया है कि जो मुस्लिम है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इनके प्रोविजन से, जिसकी वजह से एक्यूजेशन लगाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन है एंड रिलीजियस बेसिस पे बायस है। औशिक, आप इसमें हाईलाइट कर देंगे कि ह्यूमनाइज करने की क्या बात हो रही है इसमें रिगार्डिंग द सिटीजनशिप लॉ। इसमें लिखा हुआ ना कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो, अब इसमें अगर कोई भी फॉरेनर अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो उस पर ओनस है कि वो प्रूफ करे कि वो फॉरेनर नहीं है। मतलब इसमें तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, और जबकि जबकि वो लोकल ही है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतने साल से वहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अब उनको भी फॉरेनर डिक्लेयर किया जाता है। तो इसलिए इसमें बात होनी। तो आर्टिकल 323 बी कॉन्स्टिट्यूशन का। 323 टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स, हम्म तो बी है इसमें। हम्म। और सिर्फ अभी करंटली असम में ही फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं, तो और कहीं नहीं है इंडिया में। Then next, rules for the civil servants. सो आईएएस प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, उनके केस से रिलेटेड यहाँ पे हाईलाइट में आया है कि जो रूल्स हैं रिगार्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ सर्विसेज, जिसमें आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस आ जाता है, दे आर अंडर द एआईएस कंडक्ट रूल्स, that is all India Services Conduct Rules 1968, and जो प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं अंडर द आईएएस प्रोबेशन रूल्स 1954। सो यहाँ पे बात की जाती है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के अंदर कि जो मेंबर हैं ऑफ द सर्विसेज, दे शैल they shall at all times maintain the absolute integrity and devotion to the duty which they are assigned to, and they shall do nothing which is unbecoming of a member of the service। तो unbecoming क्या है यहाँ पे? unbecoming है कि अपने पोजीशन को आप इन्फ्लुएंस के लिए यूज कर रहे हो, या यूज कर रहे हो टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। इसके अलावा हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इंटेग्रिटी होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस टू दी पब्लिक, ये सब इंक्लूड किया जाता है दैट एन ऑफिसर शुड मेंटेन। इसके अलावा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए भी एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि जरूरी हो जाता है, गवर्न करता है ऑफिसर्स के कंडक्ट को। लबासना, जहां से ये ट्रेनिंग शुरू होती है ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स की, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भी एक फिक्स्ड सैलरी होती है, ट्रैवल अलाउंस उनको मिलता है, बट ऐसे राइट्स जिसमें जो कि आईएएस ऑफिसर्स के लिए ही होते हैं सिर्फ, जैसे कि वीआईपी नंबर प्लेट, ऑफिशियल एकोमोडेशन, ऑफिशियल चैम्बर मिलना विद एडिक्वेट स्टाफ एंड कांस्टेबल, ये सब अवेलेबल नहीं होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। एंड जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं उनको डिस्चार्ज किया जाता है, एंड जो कंफर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको डिसमिस किया जाता है। एक्ट का भी यहाँ पे रोल आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ओबीसी कमीशन, जो कि इस केस में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हाईलाइट करते हैं कि जो इंटेग्रिटी है सर्विसेज की, वो हम रूल्स के अंदर तो ले आते हैं, बट क्या वो इम्प्लीमेंट भी हो पा रहा है, एंड कैसे हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो इंटेग्रिटी ऑफ सर्विसेज है उसको अपहोल्ड किया जा रहा है। औशिक। तो इसमें बात हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि प्रोबेशनर होता है, इट इज देयर कैन बी डिस्चार्ज, ऑफिसर को डिसमिस किया जाता है। हम्म तो अगर हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो इसमें एथिक्स जो पेपर है वो अप्लाइड है, लेकिन वहां पर भी एथिकल वैल्यूज पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, rather than टॉकिंग अबाउट अदर फील्ड। उनकी जो जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये सामने में रहना चाहिए अलावासने के अंदर में, ताकि प्रोफेशनल इसको याद करके समझ सके कि क्या बोलना चाह रहे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में। हो सकता हो कि वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट
वन ऑफ द टॉपिक होगा, लेकिन इट शुड बी द टॉपिक फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। उसके अलावा फिर आता है बाकी सब, इकोनॉमिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सब। Then next is regarding Republican National Convention. So इवेंट है जिसमें डिफरेंट डेलीगेट्स आते हैं ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स की, एंड सिलेक्ट करते इसको हैं। आरएनसी बोलते हैं। इनका रोल रहता है कि जो भी प्राइमरीज होता है या फिर उसके बाद इलेक्शन के डोनर्स के लिए, तो अलग अलग डोनर आते हैं। और जो रिपब्लिक का नेशनल कन्वेंशन होता है, इसे मेंबरशिप बनना पड़ता है, कोई भी नहीं जा सकता। रैली नहीं है एक तरह से कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बुलाए और सब कुछ चले गए। वहाँ पर एक प्रॉपर मेंबर बनना पड़ता है, फिर आप पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आपको डोनेशन, अब फिर हर एक कैंडिडेट आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उनके बीच में कि उनका क्या आइडियोलॉजी है, क्या स्टैंड है, क्या करेंगे, तब डोनेशन होता है। इसमें आप हाईलाइट कर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। व्हाई डज Why does government of Pakistan want to ban Imran Khan's political party? तो पीटीआई इमरान खान के पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इमरान खान हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ सेवरल केसेस में, फॉरेन फंडिंग केस हो गया, ग्राफ्ट केसेस हो गया, पिछले साल भी देखे थे। और प्लस इमरान खान कोट एंड कोट वॉज ब्रॉट बाय द आर्मी इटसेल्फ। बाकी पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके जो फाउंडर है, फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ हो गए, उसके पहले भी सब पाकिस्तान आर्मी के जो सेक्शन है वो उनको लाया फील्ड में इलेक्शन के। लेकिन ओवर द इयर्स जो पॉलिटिकल पार्टी व्हेन इट बिकेम मच स्ट्रोंगर और उनका इन्फ्लुएंसिंग बहुत बड़ी है पब्लिक के सामने, तब आर्मी विच इज द इनेबलर, विच इज द कोर एसेट ऑफ पाकिस्तान, कोर पावर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, दे always try to subdue the political party. फॉर एग्जाम्पल असैसिनेशन हुआ है पहले जुल्फिकार अली भुट्टो का, उसके बाद फिर 2007 के आसपास में उनकी जो बेटी थी उनका भी असैसिनेशन हुआ था। और प्लस पीटीआई नवाज शरीफ को फिर जेल भेज दिया गया था, वो वहाँ फिर यूके चले गए थे। वैसे ही जो इमरान खान है, ही ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि प्राइम मिनिस्टर पावर ज़्यादा होना चाहिए। जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में होता है तो जब प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो बोलते हैं कि आर्मी एंड सिविलियन गवर्नमेंट इज ऑन सेम पेज, कोट एंड कोट एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि आर्मी का बहुत पावरफुल है वहां पर। तो वो उसको छोटा कर रहे थे एक तरह से यार, आर्मी के खिलाफ में अलग अलग एरियाज पे वो बात कर रहे थे कि उसका काम होता है सिर्फ बैरक में रहना, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन काम। तो धीरे धीरे एक तरह से आर्मी ने ट्राई किया ओवरऑल, तो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या जो तो अलग अलग पॉलिटिकल साइड में भी स्टेबिलिटी उनका है, रोल अगेंस्ट द आर्मी पर्सनली। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जैसे पाकिस्तान की और नेपाल की अगर हम बात करते हैं, तो वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को क्या इम्पैक्ट करता है? हाँ, अगर कैसे? नहीं करे, अगर अगर वहां पर स्टेबिलिटी अगर होगा तो रेफ्यूजी कम आएंगे यहाँ पर। पाकिस्तान में लेकिन वैसा है कि सेमी स्टेबिलिटी बोलते हैं अगर वो पूरा स्टेबल रहेगा तो इट विल डायरेक्टली हार्म इंडिया, क्योंकि स्टेबल पाकिस्तान इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज ग्रोथ इन फ्यूचर, अनस्टेबल पाकिस्तान इज डेट्रीमेंटल टू इंडिया ग्रोथ इन फ्यूचर। तो बोलते हैं सेमी स्टेबल होना चाहिए पाकिस्तान, कि वहाँ चलते रहे कुछ ना कुछ, ताकि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन और लोकल जो पब्लिक एक्शन हो या फिर आर्मी हो गया वो बिजी रहे अपने इंटरनल मामले में, रादर देन कि वो फोकस करे कश्मीर पर, पीओके पर, बाकी सब। स्टेबल हो जाएगा तो फोकस करेंगे, अनस्टेबल रहेगा तो रेफ्यूजी आएंगे। तो इसलिए सेमी स्टेबल, और नेपाल को स्टेबल होना जरूरी है, बाकी जगह को स्टेबल होना जरूरी है, पाकिस्तान को सेमी स्टेबल। ये ले लो आप। इससे बात होता है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट शुड लीड टू द गन कंट्रोल डिबेट अमंग रिपब्लिकन इन अमेरिका। गन कंट्रोल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्वेश्चन उठता है कि जो आम जनता है उनको स्नाइपर क्यों मिले? एक पिस्तौल हो सकता है, अगर आपको पिस्तौल ही रखना है, अगर आपको आर्म्ड रॉबरी के खिलाफ करना है तो आपको गन कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से वहां पर जो सेकेंड अमेंडमेंट है वो यूएस का डिफरेंट कल्चर है, तो आई स्टैंड बाय सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ यूएस कि गन होना चाहिए हर घर के अंदर में, एक डिटरेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन अब गन में आप बजूका भी है, स्नाइपर भी है,
तो वो क्यों जरूरत है? आपको अगर रॉबरी के खिलाफ अगर आपको एक्ट करना है या फिर थीव से खिलाफ एक्ट करना है, तो फिर आपको एक पिस्तौल भी काम कर सकता है। तो ओवरऑल गन कंट्रोल में जो मशीन गन हो गया, बाकी सब जो बिग गन्स होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, ये भी सिर्फ गन कंट्रोल बात नहीं है, ये बात है डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इसे हाईलाइट नहीं किया है इन्होंने। हम्म सिर्फ गन गच्चे पर डिवाइड किया है। डिवाइसिव पॉलिटिक्स, मीडिया कैसे ट्रम्प को हिटलर 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 बोल रहा है, कि ट्रम्प हिटलर नहीं है, सबको पता है। एग्जैक्टली, इट इज इन द डेमोक्रेसी। वो थोड़ा हो सकता है कि राइट विंग है, थोड़ा कुछ कोई पॉलिसी फार राइट है, लेकिन हिटलर नहीं। लेकिन जो इक्वेट करना, फॉल्सिफाई, फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करना, उससे जो यंगस्टर होता है, जो आइडल यंगस्टर होता है 19-20 ईयर्स के एज वाले, वो इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं। तो वो भी डिबेट उठता है, असैसिनेशन रादर देन ओनली गन कंट्रोल, कि यूएस कहाँ जा रहा है वापस से। निषाद कम्युनिटी, रिवराइन कास्ट है नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी के अंदर एंड मेजरली बिहार के अंदर हम देखते हैं। हम्म सो क्या वो उनकी डोमिनेंट जनरेशन। है। बिहार हेल्थ ऑफ ईबीसी जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड, 36% है, जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड मतलब है कुछ कास्ट जो होते हैं उनका परसेंटेज ज्यादा होता है, तो वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड में नहीं आता, वो ओबीसी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अलग अलग जगह देखा तो डोमिनेट कास्ट है, लैंड भी है उनके पास है, लेकिन वो बैकवर्ड में आता है। अब बहुत सारे कास्ट होते हैं, बहुत सारे, जो एक्सट्रीम उनका पॉपुलेशन भी कम होता है, तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड में आते हैं। तो निषाद कम्युनिटी ऑलमोस्ट 20 जाति, मेक अप 9% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। 9%। 20 करोड़ पॉपुलेशन में 9%, 10%, 2 करोड़ के आसपास। दो। यादव among the being the largest group, 19.4%, 4 करोड़। नॉन अदर, कुर्मी, पटेल 7.4%, मला के